अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस और मैं मोहम्मद अमानतुल्लाह रहमानी। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट वाला होने वाला है। क्लास 10th का उर्दू दरख्सा दोयम जो आप लोग का किताब है उससे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है 70-75 क्वेश्चन है जो हम कराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आप क्वेश्चन देखिएगा पहले, उसके बाद आप समझ जाइएगा खुद कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो जाएगा। 20 नंबर का आपका 2 नंबर वाला पूछा जाता है जो 100%, इसमें से 20 का 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपको लिखना होता है 10 क्वेश्चन। अगर आप लोग वीडियो देख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और रही बात ऑब्जेक्टिव का, तो इसमें से 20-25 क्वेश्चन रहेगा ही 100%। 100 क्वेश्चन में 20-25 क्वेश्चन इसमें से रहेगा। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तो 100% कहना है मेरा, जो 40-45 नंबर का आपका तैयारी हो जाएगा बस इस वीडियो से। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए? तो सुहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए। देखिए किस तरह का लिखना है आपको जवाब। सुहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए। देखिए अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो सिर्फ पटना में टिक मारिएगा, और यहाँ से 2 नंबर का रहेगा तो इस तरह लिखिएगा, सुहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए। चलिए सवाल नंबर 2 करते हैं। सुहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ, मतलब किस साल प्रकाशन हुआ? तो इस तरह लिखिएगा, यहाँ पर थोड़ा मिटा हुआ है। जवाब, सुहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम चार चेहरे था, जिसकी इशाअत आज़ादी के बाद हुई। अगर आप लोग को लिखना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखना आता तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। आपको देखिए क्वेश्चन सेम उतार दीजिएगा। सुहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम, अब क्या के जगह पर लिख दीजिएगा चार चेहरा, मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ ना, क्या था, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा चार चेहरे, और जिसकी इशाअत आज़ादी के बाद हुई। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लिखना आता है तो और बेहतर बात है, अगर नहीं लिखना आता है फिर भी आप क्वेश्चन को उतार दीजिएगा, बस थोड़ा सा आंसर आप लोग याद कर लीजिए। सवाल नंबर 3 करते हैं। सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसा में हुई? तो सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम पूछा जा रहा है, तो पटना के एक मदरसा में सुहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम हुई। यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होइएगा, सुहेल अजीम आबादी जैसे कहेगा तो पटना के एक मदरसा में इसकी तालीम हुई थी, इब्तिदाई तालीम। चलिए सवाल नंबर 4 करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कब हुई? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात जो है 2002 ईस्वी में हुई थी। देखिए आप लोग, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। आप वीडियो ध्यान से देखिए, 100% 40-45 नंबर बस एक वीडियो से आपका तैयारी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन अजीम आबादी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? अजीम आबादी मतलब पटना का पहले नाम था अजीम आबादी। अगर पूछा जाएगा डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन कहाँ के थे, तो पटना के थे। अगर यहाँ पूछा क्या जा रहा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन अजीम आबादी किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे, तो इसी तरह आपको लिखना है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के प्रोफेसर थे। सेम सवाल उतार दीजिएगा, बस किस सब्जेक्ट जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है किस सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर नफ्सियात आपको लिख देना है, नफ्सियात के प्रोफेसर थे, बस कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए सवाल नंबर 6 करते हैं। डॉक्टर कमर जहाँ का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिला से है? तो जवाब इस तरह लिखिएगा, जवाब सूबा बिहार जिला के समस्तीपुर से कमर जहाँ का पैदाइशी ताल्लुक है। या तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले लिखिएगा डॉक्टर कमर जहाँ का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के समस्तीपुर, यहाँ पर जो किस जिला नज़र आ रहा है यहाँ पर आप समस्तीपुर जिला से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सवाल नंबर 7 करते हैं। डॉक्टर कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है? तो डॉक्टर कमर जहाँ तलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद है। अगर तलका माझी नहीं याद रहेगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कमर जहाँ भागलपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद है। तलका माझी अगर नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिएगा, लिख दीजिएगा डॉक्टर कमर जहाँ भागलपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद है, फिर भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 करते हैं। निगार अजीम ने किस मौजू में MA किया? तो निगार अजीम ने उर्दू और पेंटिंग में MA किया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो रहा है, हम बार बार बोल रहे हैं, वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपका 40-45 नंबर इस वीडियो से मिल जाएगा, 40-45 नंबर आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 करते हैं। निगार अजीम के अवलीन अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तो निगार अजीम के अवलीन अफसानवी मजमूए का नाम जो है अक्स है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो बस टिक मारिएगा अक्स में, नहीं अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो सेम क्वेश्चन उतार दीजिएगा, बस अक्स लिख दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 10 करते हैं। निगार अजीम के मजमुआ गहन कब शाये हुआ? तो निगार अजीम का मजमुआ गहन जो है 1999 ईस्वी में शाये हुआ। चलिए सवाल नंबर 11 करते हैं। निगार अजीम के सफ़रनामे का नाम क्या है? तो निगार अजीम के सफ़रनामे का नाम है गर्दो आवारगी। चलिए सवाल नंबर 12 करते हैं। उर्दू में सबसे पहले मुख्तसर अफसाना की बुनियाद किसने डाली? तो आपसे पूछा जा रहा है उर्दू में सबसे पहले छोटा, मुख्तसर मतलब छोटा होता है, छोटा अफसाने की बुनियाद किसने डाली? तो आपको इस तरह लिखना है, जवाब उर्दू में सबसे पहले मुख्तसर अफसाने की बुनियाद, मतलब सेम क्वेश्चन उतार दीजिएगा, और बस यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दीजिएगा, सैयद सज्जाद हैदर पलारम ने डाली थी।
चलिए सवाल नंबर 13 करते हैं। उर्दू में सबसे पहला मुख्तसर अफसाना किस नाम से और किसने लिखा? तो किस नाम से और किसने लिखा, तो आपको इस तरह लिखना है जवाब। उर्दू में सबसे पहला मुख्तसर अफसाना का नाम है नशे की पहली तरंग। पहला अफसाना का नाम क्या है? तो नशे की पहली तरंग है, जिसे सज्जाद हैदर पलारम ने लिखा है। आप यहाँ देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में भी आपको काम आने वाला। चलिए सवाल नंबर 14 करते हैं। डॉक्टर कमर जहाँ की तनकीदी तसानीफ़ का नाम क्या है? तो डॉक्टर कमर जहाँ की तनकीदी तसानीफ़ का नाम जो है हुरूफ आगही है। चलिए सवाल नंबर 15 करते हैं। सर सैयद अहमद खां कहाँ मदफून किए गए, मतलब उनका कब्र कहाँ है? तो आप इस तरह लिखिएगा, सर सैयद अहमद खां को अलीगढ़ में मदफून किया गया है। कहाँ? तो अलीगढ़ में मदफून किया गया। देखिए ध्यान से वीडियो देखिए, ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जाएगा सर सैयद अहमद खां कहाँ मदफून किए गए, तो अलीगढ़ में मदफून किया गया। अगर 2 नंबर में पूछ दिया जाएगा तो सेम क्वेश्चन उतार दीजिएगा, बस सर सैयद अहमद खां कहाँ मदफून है, तो कहाँ की जगह में अलीगढ़ आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ पर जो कहाँ दिख रहा है, कहाँ के जगह अलीगढ़ में मदफून किए गए, बस थोड़ा सा बात लिखना है। चलिए सवाल नंबर 16 करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सबसे कदीम नाम क्या था? सबसे पुराना नाम क्या? कदीम मतलब यहाँ पर पुराना है, तो जवाब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पहले मदरसातुल उलूम के नाम से जाना जाता था। चलिए सवाल नंबर 17 करते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की 2 किताबों के नाम लिखिए। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी के 2 किताबों के नाम दर्ज झेल है, इस तरह आप लोग लिख दीजिएगा। उसका बाद नंबर 1 ज़्यादा अतदाल, फिर नंबर 2 तश्कील जदीद। या तो आप नंबर 1 यहाँ पर नंबर 2 कर सकते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर 1, फिर यहाँ पर नंबर 2 लिख दीजिएगा, ऐसे घेर कर तश्कील जदीद लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सवाल नंबर 18 करते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने तनकीद व तहकीक से मुताल्लिक़ कितनी किताबें लिखी है? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने तनकीद व तहकीक पर तकरीबन 20 किताबें लिखी है। कितना लिखा है? तो 20 किताबें लिखा है। आप लोग वीडियो गौर से देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी आपको काम आएगा। चलिए सवाल नंबर 19 करते हैं। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया? तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज़ पटना कॉलेज से किया था। देखिए बस आप लोग को पटना याद रखना है, बाकी क्वेश्चन ही उतारने का कमाल है। अगर आप लोग कहानी समझ गए होंगे तो कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। चलिए सवाल नंबर 20 करते हैं। भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम लिखिए। तो भीमराव अंबेडकर के वालिदैन का नाम क्या था? तो रामजी मालूजी सकपाल। भीमराव के वालिदैन का नाम रामजी मालूजी सकपाल थे, और वह यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा, लिखा भीमबाई थे, मतलब उनकी पत्नी का नाम, माँ का नाम पूछा जा रहा था, भीमबाई है। चलिए सवाल नंबर 21 करते हैं। भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई? यहाँ पर मिटा हुआ है लेकिन हम बता दे रहे हैं, भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई, तो आपको इस तरह लिखना है जवाब। भीमराव अंबेडकर की शादी, अगर अंबेडकर नहीं लिखने में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह लिख दीजिएगा, भीमराव की शादी 14 साल की उम्र में रामाबाई नाम की लड़की से हुई। चलिए सवाल नंबर 22 करते हैं। बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? यहाँ पर में मिटा हुआ है। बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो आपको इस तरह लिखना है जवाब, बीए करने के लिए भीमराव ने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। चलिए सवाल नंबर 23 करते हैं। बुद्ध मज़हब में नरवान का क्या तस्वर है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, तो आपको इस तरह लिखना है जवाब। बुद्ध मज़हब में नरवान का तस्वर खुदा का इरफान हासिल करना, यहाँ पर मिटा हुआ है, तो आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। आगा हशर के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। तो आगा हशर के किसी एक मशहूर ड्रामे का नाम है रुस्तम व सोहराब। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो बस टिक मारिएगा रुस्तम व सोहराब में। अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो इस तरह लिखिएगा, आगा हशर के किसी एक ड्रामे या किसी एक मशहूर ड्रामे का नाम है रुस्तम व सोहराब है। चलिए सवाल नंबर 26 करते हैं। आर्यभट्ट ने कौन सी किताब लिखी है? तो आर्यभट्ट ने कौन सी किताब लिखी है? तो आर्यभट्ट की किताब का नाम है आर्य सिद्धांत। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आर्य सिद्धांत किसके मुसन्निफ कौन है, तो आर्यभट्ट। या तो पूछ सकते हैं आर्यभट्ट की कौन सी किताब है, तो आर्य सिद्धांत। चलिए सवाल नंबर 27 करते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद के किसी 2 नावल का नाम लिखिए। तो आपको इस तरह लिखिएगा जवाब, नज़ीर अहमद के 2 नावल दर्ज झेल है। या तो डिप्टी नज़ीर अहमद भी लिख सकते हैं या नज़ीर अहमद भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर 1 में मर्रतुल उरूस यहाँ पर मिटा हुआ है, आप लोग सही से लिख लीजिएगा। पहला में कौन? मर्रतुल उरूस, और दूसरा में बनावतुल अनीस। चलिए सवाल नंबर 28 करते हैं। फ़हमीदा और हमीदा नुसूकी कौन थी? फ़हमीदा और हमीदा नुसूकी कौन थी? तो जवाब में इस तरह लिखना, जवाब फ़हमीदा नुसूकी अहलिया और हमीदा उनकी दुख्तरे थी। आप क्या लिखना है? जवाब फ़हमीदा नुसूकी अहलिया मतलब वाइफ होता है,
और हमीदा उनकी दुख्तर थी, मतलब बेटी थी। या तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, फहमीदा नुसू की अहलिया थी और हमीदा उनकी बेटी थी। चलिए सवाल नंबर 29 करते हैं। मकतूबात का इस्तेमाल किस दौर से शुरू हुआ? तो मकतूबात का इस तरह आपको लिखना है जवाब, मकतूब निगारी का इस्तेमाल शेर शाह सूरी के दौर से शुरू हुआ। तो किसके दौर से? शेर शाह सूरी के दौर से। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा मकतूबात का इस्तेमाल किस दौर से हुआ, तो शेर शाह सूरी के दौर से हुआ। चलिए सवाल नंबर 30 करते हैं। उर्दू में ख़त सबसे पहले किसने लिखा? तो आपको इस तरह लिखना जवाब, उर्दू में ख़त सबसे पहले मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने लिखा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है जो उर्दू में सबसे पहले खतूत निगारी कौन किया, तो मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। चलिए सवाल नंबर 31 करते हैं। अब्दुल गफूर शहबाज पटना के किस अखबार में मदरीर है? तो आपको इस तरह लिखना जवाब, अब्दुल गफूर शहबाज पटना से निकलने वाले अखबार पिंच के मदरीर है। चलिए सवाल नंबर 32 करते हैं। शहबाज की कितनी शादियां हुई और उनकी बीवियों के नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहबाज की कितनी शादियां हुई और उनके बीवियों के नाम पूछा जा रहा है। तो जवाब, अब्दुल गफूर शहबाज की कुल 2 शादियां हुई है, जिनमें पहली बीवी का नाम शमसुन्निसा है और दूसरी बीवी का नाम अशरफुन्निसा बेगम था। तो क्या है? शहबाज की कुल 2 शादियां हुई है। पहली का नाम क्या है? शमसुन्निसा बेगम। क्या है? शमसुन्निसा बेगम और दूसरी का अशरफुन्निसा बेगम। चलिए सवाल नंबर 33 करते हैं। अब्दुल गफूर शहबाज की 2 किताबों के नाम बताइए। तो आपको इस तरह लिखना जवाब, शहबाज की 2 किताबों के नाम मंदरजेल है। नंबर 1 तफरीहुल कुलूब और नंबर 2 में मुनाजिरा दीन और दुनिया। चलिए सवाल नंबर 34 करते हैं। अब्दुल गफूर शहबाज ने शायरी में किन शुअरा की तकलीद की है? तो आपको इस तरह लिखना जवाब, अपनी शायरी में शहबाज ने हाली और अकबर इलाहाबादी की तकलीद की है। चलिए सवाल नंबर 35 करते हैं। मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की? तो जवाब, इन्होंने कुल 3 शादियाँ की है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मेहदी अफादी ने, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ सवाल, मेहदी अफादी ने बस कितनी के जगह पर 3 शादियाँ की है। कितनी जहाँ पर लिखा हुआ वहाँ पर 3 लिख दीजिएगा, बस काम खत्म हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 36 करते हैं। मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किन किन ज़बानों में महारत हासिल थी? तो आपको इस तरह लिखना है जवाब, मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बानों में महारत हासिल थी। चलिए सवाल नंबर 37 करते हैं। मेहदी अफादी के बेगम का नाम क्या था और वह किस नाम से मशहूर हुए? तो क्या पूछा जा रहा है? मेहदी अफादी की बेगम का नाम क्या था और वह किस नाम से मशहूर हुए? तो जवाब, इनकी बेगम का नाम अजीमुन्निसा था और आगे चलकर वह बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हो गए। तो इनके बेगम का नाम अजीमुन्निसा पहले था और आगे चलकर बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हो गई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 38 करते हैं। राजिंदर सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? तो राजिंदर सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? आपको इस तरह लिखना जवाब, राजिंदर सिंह बेदी की पैदाइश लाहौर में हुई, जो अभी पाकिस्तान में मौजूद है। चलिए सवाल नंबर नज़म का सवाल है। चलिए सवाल नंबर 39 करते हैं। पंडित बुर्ज नारायण चकबस का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? देखिए इससे ऑब्जेक्टिव से भी पूछा जाएगा, पंडित बुर्ज नारायण का इंतकाल कब हुआ? तो इंतकाल जो है 1926 ईस्वी में हुआ और कहाँ हुआ? तो रायबरेली में। तो आपको 2 नंबर में इस तरह लिखना है, चकबस का इंतकाल रायबरेली में 1926 ईस्वी में हुआ। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा अगर कब हुआ तो 1926 में और कहाँ हुआ तो रायबरेली में, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 40 करते हैं। चकबस का इंतकाल किस बीमारी के वजह से हुआ? तो चकबस का इंतकाल जो है दिमागी फालिज के बीमारी में हुआ। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो भी आप लोग क्वेश्चन याद कर लीजिए, बस 1-2 दिन का खेल है। चलिए सवाल नंबर 41 करते हैं। हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो हम्द में किसकी तारीफ़? खुदा की तारीफ़ की जाती है। हर बच्चा को पता है, लेकिन अगर आप लोग को नहीं पता है तो भी आज देख लीजिए। चलिए सवाल नंबर 42 करते हैं। शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? तो शबनम कमाली का इंतकाल 2007 ईस्वी में हुआ। कहीं कहीं पर 2007-4 भी दिया रहता है। शबनम कमाली की वफ़ात 2007 ईस्वी में हुआ, इसका रियल 2007 है। वैसे तो मेरे समझ से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। चलिए सवाल नंबर 43 करते हैं। चकबस ने कौन सी डिग्रियां हासिल की? तो इस तरह लिखना जवाब, चकबस ने पहले बीए की डिग्री हासिल की। किसकी? तो बीए की डिग्री हासिल की और फिर कानून LLB की डिग्री हासिल की थी। चलिए सवाल नंबर 44 करते हैं। इंडिया गेट कहाँ है? तो ये सवाल तो हर बच्चा को पता है, इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट दिल्ली में है। जवाब, इंडिया गेट दिल्ली में। इस तरह आप लोग लिखिएगा। सवाल नंबर 45 करते हैं।
कितने साल की उम्र में परवेज शाहिदी के वालिदैन इस दारफानी से रुखसत हो गए? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कितने साल की उम्र में परवेज शाहिदी के वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो जवाब इस तरह लिखिएगा, जवाब तालिब इल्म के ज़माने में ही परवेज शाहिदी के वालिदैन इस दुनिया से दारफानी से रुखसत हो गए, मतलब इस दुनिया से रुखसत हो गए। देख लीजिए किस तरह लिखा हुआ, इस तरह ही आप लोग लिखिएगा। चलिए सवाल नंबर 64 करते हैं। परवेज शाहिदी की अहलिया का नाम क्या है? तो इस तरह आपको लिखना है, इनकी अहलिया का नाम फजीलतुन्निसा बेगम है। परवेज शाहिदी की अहलिया का नाम फजीलतुन्निसा बेगम भी लिख सकते हैं आप लोग, या इस तरह भी लिख सकते हैं, जवाब इनकी अहलिया का नाम फजीलतुन्निसा बेगम था। चलिए सवाल नंबर 47 करते हैं। परवेज शाहिदी ने कितने साल की उम्र में शायर कहना शुरू किया? तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, परवेज शाहिदी ने कितने साल की उम्र में शायर कहना शुरू किया? तो आपको इस तरह लिखना, जवाब परवेज शाहिदी ने सिर्फ 8 साल की उम्र में, कितना, सिर्फ 8 साल की उम्र में शायरी करना शुरू किया। सिर्फ 8 साल की उम्र में ही शायरी करना शुरू कर दिया था। चलिए सवाल नंबर 48 करते हैं। परवेज शाहिदी के किसी दो शायरी मजमूए का नाम लिखिए। तो आपको इस तरह लिखना, जवाब रक्स हयात और तसलीत हयात परवेज शाहिदी के दो शायरी मजमूए हैं। या तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, परवेज शाहिदी के दो शायरी मजमूए का नाम दर्ज झेल है। नंबर 1 रक्स हयात और नंबर 2 में तसलीत हयात। जिस तरह आपको सहूलियत है आप लिख लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 49 करते हैं। निदा फाजली ने मशरिक़ व मगरिब के किन किन मुल्कों में हिंदुस्तानी अदबियों की नुमाइंदगी की है? तो इस तरह आपको लिखना है, जवाब निदा फाजली ने जर्मनी, इंग्लैंड, UAE, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह ममालिक में हिंदुस्तानी अदबियों की नुमाइंदगी की है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो कौन कौन से देश है, इंग्लैंड, जर्मनी, UAE, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह ममालिक हिंदुस्तानी अदबियों में की नुमाइंदगी की है। चलिए सवाल नंबर 50 करते हैं। निदा फाजली के 3 शायरी मजमूए के नाम लिखिए। तो निदा फाजली के 3 शायरी मजमूए का नाम क्या है? इस तरह आप लोग लिखिएगा, जवाब निदा फाजली के 3 शायरी मजमूए का नाम दर्ज झेल है। नंबर 1 लफ्ज़ों का पल, नंबर 2 मोर नाच, नंबर 3 खोया हुआ सा कुछ। चलिए सवाल नंबर 51 करते हैं। सैयद मोहम्मद जोफरी के वालिद का नाम क्या था? आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, सैयद मोहम्मद जोफरी के वालिद का नाम क्या था? तो आपको इस तरह लिखना, जवाब सैयद मोहम्मद जोफरी के वालिद का नाम सैयद मोहम्मद अली जाफ़र था। देख लीजिए आप लोग, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। चलिए सवाल नंबर 52 करते हैं। सैयद मोहम्मद जोफरी कहाँ पैदा हुए? यहाँ पर मिटा हुआ है, सैयद मोहम्मद जोफरी कहाँ पैदा हुए? तो जवाब सैयद मोहम्मद जोफरी लाहौर में पैदा हुए। तो लाहौर अभी कहाँ है? पाकिस्तान में लाहौर एक जगह का नाम है। चलिए सवाल नंबर 53 करते हैं। गज़ल की हैयत में गालिब की इस नज़म को आप क्या कहेंगे? तो जवाब नज़म की हैयत में गरचा गज़ल है, लेकिन फ़िक्री और वसाती के एतबार से इसे मरसिया के ज़मरे में भी रखेंगे। चलिए सवाल नंबर 54 करते हैं। गालिब की परवरिश किसके ज़ेर साया में हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गालिब की परवरिश किसके ज़ेर साया में हुई? तो जवाब वालिद अब्दुल्ला बेग की वफ़ात के बाद। क्या लिखना आपको? वालिद अब्दुल्ला बेग की वफ़ात के बाद गालिब की परवरिश चचा नसरुल्लाह बेग की सरपरस्ती में हुई। देख लीजिए किस तरह लिखा हुआ, इसी तरह आप लोग लिखिएगा। चलिए सवाल नंबर 55 करते हैं। मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी का नाम बताइए। तो मिर्ज़ा शौक़ के मसनवी का नाम क्या है? मिर्ज़ा शौक़ के मसनवी का नाम क्या है? फ़रेब इश्क। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा मिर्ज़ा शौक़ के मसनवी का नाम क्या है, तो फ़रेब इश्क। अगर सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो सेम क्वेश्चन उतारना, आप लोग को बार बार बता रहे हैं, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 करते हैं। 56 करते हैं। दयाशंकर नसीम कहाँ पैदा हुए? तो दयाशंकर नसीम जो है लखनऊ में पैदा हुए। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दयाशंकर नसीम लखनऊ में पैदा हुए, या तो यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह लिखा हुआ नसीम लखनऊ में पैदा हुए। चलिए सवाल नंबर 57 करते हैं। शायरी में नसीम के शागिर्द थे। तो शायरी में नसीम के शागिर्द कौन थे? नसीम के शागिर्द। तो आपको इस तरह लिखना, जवाब शायरी में नसीम आतिश के शागिर्द थे। किसके? तो आतिश के शागिर्द थे। अगर पूछा जाएगा नसीम के उस्ताद कौन थे, तो आतिश। चलिए सवाल नंबर 58 करते हैं। मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या था? तो मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या है? ग़ुलाम हमदनी मुसहफ़ी। इनका पूरा नाम ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी था। चलिए सवाल नंबर 59 करते हैं। मुबारक अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए?
तो आपको इस तरह लिखना है, मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश ताजपुर ज़िला समस्तीपुर में हुई। क्या लिखना है आपको, मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश ताजपुर ज़िला समस्तीपुर में हुई। ताजपुर ज़िला समस्तीपुर में है, वहीं मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश हुई। यहाँ पर गलत लिखा हुआ दरभंगा, इस पर आप लोग ध्यान मत दीजिए। चलिए सवाल नंबर 60 करते हैं। उर्दू शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे? तो उर्दू शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद दाग दहलवी थे। कौन थे? तो दाग दहलवी, यहाँ पर मिटा हुआ है। उर्दू शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद दाग दहलवी थे। चलिए सवाल नंबर 61 करते हैं। फ़ारसी शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे? तो फ़ारसी शायरी में अब्दुल हमीद परेशान, नाम ही है, बड़ी अजीब नाम है, अब्दुल हमीद परेशान इनकी फ़ारसी शायरी के उस्ताद है। तो किसके? मुबारक अजीम आबादी के फ़ारसी के उस्ताद अब्दुल हमीद परेशान, और उर्दू के कौन है? दाग दहलवी। अगर आपसे पूछा जाएगा उर्दू के तो दाग दहलवी, और फ़ारसी के तो अब्दुल हमीद परेशान, भूलिएगा मत और ना कन्फ्यूजन होइएगा। चलिए सवाल नंबर 62 करते हैं। मुबारक अजीम आबादी के शायरी मजमूए का नाम क्या है? तो इनके शायरी मजमूए का नाम क्या है? जलवाए दाग। यहाँ पर जिम होगा, जलवाए दाग। चलिए सवाल नंबर 63 करते हैं। हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ कब किया? तो जवाब इस तरह लिखिएगा, जवाब, हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ 1954 ईस्वी में किया। कितना में? 1954 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। ये हुकूमत हिंद मुबारक अजीम आबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ कब किया गया है? तो 1954 में। चलिए सवाल नंबर 64 करते हैं। हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम आबादी के अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ करते हुए कितना वजीफ़ा मुकर्रर किया? तो इस तरह लिखिएगा, जवाब, हुकूमत हिंद ने इनके लिए 100 रुपया माहौर वजीफ़ा मुकर्रर किया। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा हुकूमत हिंद के लिए, ऑब्जेक्टिव में इस तरह रहेगा, हुकूमत हिंद ने मुबारक अजीम आबादी के अदबी कारगुजारियों पर कितने रुपया माहाना के मुकर्रर किया था? तो 100 रुपया। चलिए सवाल नंबर 65 करते हैं। अहमद फराज कहाँ पैदा हुए? तो अहमद फराज पेशावर शहर में पैदा हुए। पेशावर शहर में कहाँ पैदा हुए? अहमद फराज पेशावर शहर में पैदा हुए। चलिए सवाल नंबर 66 करते हैं। अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुए? तो अहमद फराज जो है लेक्चर की हैसियत से अहमद फराज बहाली पेशावर यूनिवर्सिटी में हुए। पेशावर जो है शायद पाकिस्तान में। चलिए सवाल नंबर 67 करते हैं। परवीन शाकिर के इस्लाफ का वतन कहाँ है? तो परवीन शाकिर के इस्लाफ का वतन लारिया सलाई दरभंगा के नज़दीक चंदनपट्टी है। आपसे क्या पूछा जा रहा? परवीन शाकिर के इस्लाफ का वतन कहाँ है? तो परवीन शाकिर के इस्लाफ का वतन लारिया सराय दरभंगा के नज़दीक चंदनपट्टी है। आप लोग तो चंदनपट्टी जानते ही होंगे। चलिए सवाल नंबर 68 करते हैं। अगर यहाँ पर आप 1 मिनट, अगर आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में परवीन शाकिर के इस्लाफ का वतन कहाँ है? तो लारिया सराय या चंदनपट्टी, ऑप्शन में जो रहेगा उसी में टिक मारिएगा। चंदनपट्टी मतलब अपने बगल में जो चंदनपट्टी है, बहरीक से कुछ आगे। चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर